अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, लेकिन इस वक़्त दुनिया में जो है वो खैरियत नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इसराइल ने एक इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए रात गए ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, जिसकी पिछले दिनों से काफ़ी शुनीद नज़र आ रही थी। सुनाई दे रहा था कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। जो फ़्लाइट ऑपरेशंस थे उनको रोका जा रहा था, और ख़ास तौर पे जो लोग इम्पोर्टेंट लोग थे उनको वहाँ से निकाला जा रहा था। तो उससे पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, और वो आज वाक़तन हो गया। और ये बहुत बड़ा अटैक उन्होंने किया है ईरान के ऊपर, और उसकी तफ़सीलात अभी हम जानते हैं, और साथ-साथ आपको ताज़ा तरीन खबरें भी साथ-साथ देते जाएँगे कि हुआ क्या है और किस तरीके से हुआ है। और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए और इनका जायज़ा लेने के लिए कि इसका इम्पैक्ट अब आइंदा चंद दिनों में और हफ्तों में और महीनों में क्या होने जा रहा है, दुनिया को भी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें जॉइन कर रहे हैं साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान जनाब करामतुल्लाह गौहरी साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गौहरी साहब। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। और साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, लेकिन इंतहाई अफ़सोसनाक खबर ये है कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया है, और इसराइल ने, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि काफ़ी दिनों से ये खतरात थे और मंडला रहे थे ये खतरात कि कहीं ईरान के ऊपर अटैक ना हो जाए, आज उन्होंने वो अटैक कर दिया है। क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं? आप सारा कुछ मॉनिटर कर रहे हैं जी, क्या हुआ है जी? कसाना साहब, मैंने जो देखा है, अल जज़ीरा पे लाइव कवरेज हो रही है। जी। इसलिए कि एक ही चैनल है जो आज़ाद है, और जो जो हतमी तौर पर कवरेज करती है इस तरह के मामलात की। तो मैंने जो देखा है, तो इसराइल ने खुफिया तौर पर यकीनन कई तनसीबात पर हमला किया है तेहरान शहर में, जो तनसीबात हैं, और ख़ास तौर पे जो जो उनका नेशनल गार्ड है, ईरान के नेशनल गार्ड है, जी। पासदारान पासदारान इनकलाब। के हेडक्वार्टर पे हमला किया है। और इत्तला ये है कि पासदारान के कमांडर इन चीफ इस हमले में हलाक हो गए हैं। जी हाँ। उसके अलावा मेजर मेजर जनरल हुसैन सलामी। जी जी, हुसैन सलामी वो शहीद हो गए हैं। और जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं फरीद अब्बासी और मोहम्मद मेहदी, वो भी शहीद हो गए हैं। जी, वो जो दो दो कलीदी जी। न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हलाक हो गए हैं। तो ये बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। और मैं मुझे मुझे हंसी भी आ रही थी और अफसोस भी हो रहा था कि देखिए, ये दो ताकतें जो दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, एक तो दहशतगर्द इसराइल, और उस दूसरा उसका सरपरस्त अमरीकी इंतज़ामिया, सदर ट्रंप की इंतज़ामिया। तो आज ही सुबह को मैं सुन रहा था कि ट्रंप साहब ने बयान दिया कि ईरान के साथ जो जो जौहरी मामलात पर उनके मुज़ाकरात हो रहे थे, और जिसके छः छः अदवार हो चुके थे, 6 राउंड्स हो चुके थे, और 7वां राउंड होने वाला था। तो आज ही उन्होंने अखबार नवीसों से बात करते हुए ये फरमाया था कि अब समझौते के इम्कानात कम हो गए हैं। हाँ। और उसके साथ ये भी कहा था, जब उनसे सवाल किया गया कि इसराइल क्या इस सूरत में ईरान की तनसीबात के खिलाफ हमला कर सकता है, तो उनका जवाब ये था कि हाँ, ये पॉसिबल है। तो इसका 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 ये इंडिया था हाँ। असल में इस हकीकत का कि दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों ताकतों के दरमियान बाकायदा मनसूबाबंदी हुई थी, बाहिमी मुज़ाकरात हुए थे। और कल देखिए, वो जो कहते हैं ना कि देख का एक चावल देख के आप बता सकते हैं कि देख पक गई है या तैयार तैयार नहीं हुई है। जी हाँ। तो कल इराक में अमरीकी सफारत खाने के जो हमला है, इसके मुताल्लिकीन को वहाँ से निकाल लिया गया था। निकाल लिया गया था। हाँ। मतलब ये है कि अमेरिका को पहले से इल्म था, मुकम्मल इल्म था। इल्म ही नहीं था, बल्कि अमेरिका इस मंसूबाबंदी में शरीक है। शामिल था। हुथियों का ये बल्कि बयान। बल्कि जो जो एयरलाइंस हैं उनको भी बता दिया गया था, और जी जी उसमें भी वो उनको भी बताना ज़रूरी होता है। लेकिन साथ-साथ जो खबरें आ रही हैं वो ये भी हैं कि ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर जो है ईरान का, उसके जो कमांडर हैं मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, जी वो भी शहीद हुए हैं इसमें। और इसके अलावा जो ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर और मुहाफ़िज़ कमांडर हैं शमख़ानी, वो भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, उनकी भी रिपोर्ट आ रही है। और ईरानी सरकारी टीवी जो है वो ये कह रहा है कि तेहरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में मुतअद्दिद अफ़राद जो है वो जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। अब ये भी जी देखिए कि इन्होंने रिहायशी इलाकों पे हमले किए हैं, और ये भी नहीं देखा कि ये
रिहायशी इलाकों में तो कम से कम अपना करें, अगर आपने करना है तो मिलिट्री जो हैं उनके ऊपर आप कर। नहीं तो कसाना साहब, ये तो इजराइल का वतीरा है। देखिए, गजा में पिछले 2 बरस, पौने 2 बरस से जो वो हरकतें कर रहा है, जो मजालिम कर रहा है, उसमें औरतों और बच्चों को खास तौर पे निशाना बनाया जाता है, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं एक ऐसे दहशतगर्द मुल्क की जो अपने आप को दुनिया के हर कानून से बालातर समझता है। एब्सोल्युटली। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं, नेतन्याहू का जो बयान आ रहा है वो ये भी कह रहे हैं कि हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं और हमारी जो लड़ाई है वो ईरानी अवाम से नहीं है बल्कि ईरानी आमरीत से है। यहाँ पे वो एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान के जोहरी अफसूदगी का जो निज़ाम है उसको हमने निशाना बनाया है, लेकिन साथ साथ बच्चे भी मर रहे हैं। हमारी लड़ाई वो कह रहे हैं कि ईरानी अवाम से नहीं है बल्कि ईरानी आमरीत से है। भाई ईरानी अवाम को तो आप मार रहे हैं, ईरानी आमरीत को तो नहीं मार रहे हैं, आप तो लोगों को मार रहे हैं। अब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म साहब ये भी कह रहे हैं कि ईरान पर इसराइल के हमलों का मकसद जो है वो उसके जोहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना है। हमलों को मकसद जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और दीगर फौजी अहदाफ को भी नुकसान पहुंचाना है। ये अजीब बात है वैसे इनकी कि जब जी चाहे जिस मुल्क के ऊपर चाहे ये चढ़ दौड़ते हैं। इसलिए कि ये अपने देखिए, अमेरिका जो इसका सरपरस्त है वो तो अपने आप को दुनिया भर में पुलिसमैन समझता है। और लगता ये है कि, और लगता क्या है, हकीकत है कि इस खित्ते के मशरक़ वस्ता में दहशतगर्दी के जुमला हुकूक अमेरिका ने इसराइल को, जो जाहिर है कि उसकी पसंदीदा सल्तनत है, हुकूमत है, उसको मुंतकिल कर दिए हैं। तो और ये दुनिया को ये जो बेवकूफ़ समझने वाली बात है कसाना साहब, वो इंतहाई तज़हीक आमेज है। ठीक है, रूबियो का ये बयान कि फौरन जो हमले के बाद आया है वो ये है, मार्क रूबियो जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा स्टेट हैं, वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनका बयान ये है कि हम इस हमले में शामिल नहीं है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, ये इजराइल ने एक तरफा कार्रवाई, वो सिर्फ ये कर रहे हैं ना, वो इसलिए गौरी साहब के ईरान जो है वो अमेरिकी तनसीबात के ऊपर हमला ना करे, इस वजह से उसको अवॉइड करते हुए वो ये अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। हालांकि आपने जैसे फरमाया हर चीज में वो खुद शामिल हैं। हाँ, पूरी तरह से वो तो सर से लेके पैर तक शामिल है। लेकिन इसके साथ ही रूबियो ने ये भी कहा है, एक तरह से ईरान को तंबी दी है, धमकी दी है एक तरह से, कि अगर अमेरिका के किसी फौजी अड्डे पर या किसी अमेरिकी फौजी अफवाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो फिर उसके नताइज संगीन होंगे। हाँ, वो इसलिए वार्न कर रहे हैं ना कि अपने आप को डिस्टेंस करते हुए वार्निंग भी साथ साथ दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इसमें अब इन्होंने ये टाइमिंग जो है ये क्यों चूज की है। एक तरफ तो ये देखें कि उधर ये अमेरिका में 250 साल अफवाज की जो एक सेलिब्रेशन है वो कर रहे हैं, उधर से इन्होंने हमारे चीफ साहब को भी बुलाया हुआ है वहाँ पे, और उधर से हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले दिनों में सब लोगों की मुलाकातें जो हैं वो सऊदी अरेबिया में भी हुई हैं। ये सारी की सारी जो डॉट्स हैं इनको अगर आप कनेक्ट करें तो अजीब सा सिनेरियो बनता है। वैसे सिनेरियो ये बनता है गसाना साहब कि एक तरफ तो पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की फस्ताई क़यादत है, इसकी पीठ पर थपकी देकर और इसको हमारे फील्ड मार्शल साहब को, जिनको सोशल मीडिया पर फेक मार्शल कहा जाता है, उनको मदऊ करके इस अहम तकरीब में अमेरिका ये जताना चाहता है कि पाकिस्तान इस खित्ते में उसका इत्तेहादी है। ऐसा ही इत्तेहादी जैसा सर्द जंग के ज़माने में था, जैसा अब अफगानिस्तान की जो जंग थी उसमें इत्तेहादी था, और जैसा कि पाकिस्तान हमेशा अपने आप को पेश करता रहा है अमरीकी मदद के लिए, और अपने आप को बग़ैर अपनी कौमी गैरत का ख्याल रखे हुए जिस तरह अपने आप को क्लिनिक्स के तौर पर पेश करता रहा है, तो ये तो उसी पर अमल पैरा है हमारी अस्करी क़यादत। तो वो अपने लिए ये बड़ा एजाज़ समझ रहे होंगे कि उनको इस
خصوصی تقریب میں مدعو کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے کل آپ نے یقیناً وہ جنرل مائیکل کوریلا کا وہ پیغام جی سنا جو ہوگا. کانگریس میں وہ دے رہے تھے، سینٹکوم کے چیف ہیں، کمانڈر ان چیف کانگریس ہیں. میں انہوں نے کہا کانگریس تھا کہ پاکستان نے تو وہ فینومینل کردار ادا کیا ہے امریکی دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں. پاکستان کا کردار تو مثالی رہا ہے. تو یہ ساری زمین ہموار کی جا رہی تھی اس بات کے لیے کہ وہ جو امریکہ کا اور اسرائیل کا منصوبہ تھا اس میں پاکستان کسی طرح کی مداخلت نہ کر پائے. اور ہماری جو عسکری قیادت ہے اس کے کردار کو اور اس کے افعال کو خاص طور پہ گزشتہ 3 برس میں جانچنے اور پرکھنے کے بعد تو کوئی احمق یہ سمجھتا ہوگا کہ ہمارا ملک ایران کی اس مشکل وقت میں کوئی مدد کرے گا. تو یہ ساری کارروائی بڑا مشکل ہے. لیکن ساتھ ساتھ اب یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایران نے بھی جوابی حملہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور مختلف میزائل جو ہیں وہ اسرائیل میں جا کے گرے ہیں. اس کی تفصیلات ابھی آ رہی ہیں، اسکیچی ڈیٹیلز ہیں، لیکن سنا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر ایران نے بھی جوابی حملہ کر دیا ہے. ہاں، وہ تیل ابیب کا ہوائی اڈہ بھی بند کر دیا گیا ہے. وہاں کوئی پروازیں نہیں آ رہی، نہ کوئی پروازیں وہاں سے جا رہی ہیں. تو اسرائیل کو یہ تو علم ہے کہ یقیناً ایران کی طرف سے جوابی کارروائی ہوگی. اب اس جوابی کارروائی کی نوعیت کیا ہوتی ہے، کس پیمانے پر ہوتی ہے، کس اسکیل پر ہوتی ہے، یہ تعین کرے گی، یہ اس ہوا کا رخ متعین کرے گی اور یہ بتائے گی کہ کل حالات کس نہج پر جائیں گے. ایبسلیوٹلی. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اب دیکھا جائے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. لیکن اس میں جو ابھی تک لیڈ اپ ٹو یہ جو ابھی تک جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں غوری صاحب جو مسلم ہماری جو OIC ہے اس کا کیا رول بنتا ہے؟ ان کو اب کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ کیا وہ میٹر بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ نہیں OIC کے سے کوئی کارروائی کی امید رکھنا تو وہ تو کسانہ صاحب وہ اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہوگی. یہ تو OIC کے متعلق تو اس کے ایک سابقہ سیکرٹری جنرل نے کہا تھا کہ OIC نہیں ہے، یہ OIC ہے. کہ جب بھی کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، کوئی پیش رفت ہو جاتی ہے تو OIC کی طرف سے صرف یہ بیانات جاری ہوتے ہیں، زبانی کلامی ری ایکشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو اور OIC سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اور یہ دیکھیے مجھے یقین ہے کہ یہ جو حج کے بعد ہماری عسکری قیادت کو اور کٹ پتلی وزیر اعظم کو مدعو کیا گیا تھا سعودی عرب، مدعو کیا گیا کہنا تو ایک طرح سے خوش اسلوبی ہوگی، لیکن ان کو جس طرح سے طلب کیا گیا تھا تو یقیناً یہ اس منصوبہ بندی کے سلسلے کی ایک کڑی تھی. اور دیکھیے اس میں مغربی اقوام بھی پوری طرح سے سازش میں شامل ہیں، اس لیے کہ اس حادثے کی جو اگر آپ ڈور تلاش کریں تو پہلا سرا تو یہ ہے کہ وہ جو IAEA نے کے ڈائریکٹر جنرل نے ایران کے خلاف رپورٹ دی تھی کہ ایران اپنے یورینیم کو اس حد تک افزودہ کر چکا ہے کہ وہ بم بنانے کے بہت قریب ہے. تو یہ جو مغربی ممالک ہیں جو امریکہ کے حلیف ہیں، ظاہر ہے اسرائیل کے بھی حلیف ہیں اور اسرائیل کے سرپرست بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ کارروائی کر کے پہلے اسرائیل کی اس بزدلانہ کارروائی کے لیے میدان ہموار کیا. IAEA کا جو اجلاس ہوا تھا اور جس میں ایران کے خلاف یہ رپورٹ مرتب کی گئی کہ ایران اپنے جوہری اثاثوں کو اس حد تک افزودہ کر چکا ہے، اس حد تک یورینیم کو پیوریفائی کر چکا ہے کہ وہ اب بم بنانے کے بہت قریب ہے. ایک طرح سے یہ وہ شہ دی جا رہی تھی اسرائیل کو کہ تم جو
मनमानी करना चाहते हो, तुम जो कार्रवाई करना चाहते हो वो कर गुजरो, हमें कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि उसके लिए हम तुम्हें एक तरह से कानूनी जवाब फराहम कर देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये लेकिन सूरत हाल ये है कि ईरान की पिछले दिनों से आप देखें, कुछ माह से जो पोजीशन है वो काफ़ी कमज़ोर सी हुई है, क्योंकि लेबनान में मामला जो हुए वो आपने देखे, फिर आपने फ़लस्तीन वाला मामला देखा, उधर भी उनको सेटबैक हुआ। क्या शाम का मामला भी आपके सामने है? क्या ये सारी सिचुएशन देखते हुए इसराइल ने ये फैसला किया कि हो सकता है कि ईरान इस वक्त अपनी मोस्ट वल्नरेबल पोजीशन पे हो और इस वक्त अटैक करना बहुत ज़रूरी है? यकीनन यकीनन ईरान पिछले कई महीनों में बहुत कमज़ोर हो चुका है। इस एतबार से सिफारती महाज पर जो पै दर पै नाकामियों का सामना उसको करना पड़ा है, तो ईरान यकीनन तनहा हो गया है एक एतबार से, सिवाय इसके कि चीन और रूस उसके साथ हैं, उसके मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। लेकिन इसके अलावा तो मगरबी दुनिया तो आपको मालूम है कि वो पूरी तरह से ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने जो एजेंडा बनाया है, जो मंशूर मुरतब किया है, वो उसके पूरे 100% हक़ में है। फिर मुस्लिम दुनिया जिसकी क़यादत उन अरब रियासतों के हाथों में है जो अमेरिका की ताबे फरमान है, एक तरह से ग़ुलाम है, तो मुस्लिम दुनिया से कोई तवक्को रखना कि वो ईरान की हिमायत करेंगी या ईरान की हिमायत में उठ खड़ी होंगी, वो तो ये बिल्कुल इस तरह की बात होगी कि जैसे आप ये ख्वाहिश रखें कि नीम के पेड़ में आम उगाएगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए ये बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन बन जाएगी कि पाकिस्तान अब इसमें क्या करेगा। पाकिस्तान का रोल जाहिर है कि हमसाया मुल्क के तौर पर क्या होना चाहिए, ये भी आप जरा हमें बताएं। और दूसरी बात ये है कि अब पाकिस्तान न्यूट्रल रहे तब भी गलत बात है, और अगर साइड किसी एग्रेसर की ले तो वो भी गलत बात है। अब पाकिस्तान के लिए इसमें क्या चॉइस है जी? नहीं, पाकिस्तान के लिए चॉइस तो कोई नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान ने अपने पैरों में खुद ही जंजीरें डाल ली हैं। देखिए, जिस तरह से हम अमेरिका की से करीब होने की कोशिशें करते रहे हैं, और उस कोशिश में तो हमने चीन के साथ अपने ताल्लुकात को एक पर कई सवालिया निशानात खड़े कर दिए हैं। इसके बावजूद कि चीन ने अभी हालिया भारतीय जारहियत के जवाब में जिस तरह से हमारी मदद की है, जिस तरह से हमारी हिमायत किया, हिमायत ही नहीं की बल्कि अपने जहाज़ों के ज़रिए से, अपने मिसाइल्स के ज़रिए से और अपने टेक्नोलॉजी के एतबार से जिस तरह से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की है, तो उसका जवाब में हमने तो चीन के लिए वो इजहार तशक्कुर नहीं किया जो हम करना चाहिए था। हम तो पूरी तरह से अपने हाथ पैर काट के बैठे हुए हैं कसाना साहब। हमने तो अपने आप को बिल्कुल बेबस कर लिया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे मुल्क में दाखिली इस्तेकाम नहीं है। बिल्कुल सही बात। अभी आपने देखा कि जो बजट पेश किया गया है, उस बजट की वजाहत करने में हमारे जो वजीर खजाना है औरंगजेब साहब, वो जवाब ही नहीं दे पा, जिनको एक तरह से इंपोर्ट किया गया है वजारत खजाना की सरबराही के लिए, उनका जवाब ये था कि ये जो फिगर्स में आशारियों में आदाद और शुमार में उन्होंने जो घपले किए हैं, जो फजिंग की है, तो सहाफ़ियों ने उनको पकड़ लिया, उनसे सवालात किए गए, उनसे इस्तफसार किया गया। लेकिन उनका जवाब ये था कि ये इकोनॉमिक सर्वे मैंने नहीं बनाया, ये तो इस इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। ये वजीर खजाना जो इस तरह की बेबसी जाहिर करे, तो उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस तरह की कठपुतली हुकूमत है। ये तो वर्षा शर्मनाक बात है। ये शर्मनाक है, बल्कि डूब मरने वाली बात है कसाना साहब। लेकिन मुश्किल ये है, सितम बालाए सितम ये है कि वो लोग जिनके हाथों में ज़माम कार है, अनान इक़्तिदार है, वो हमियत और गैरत से बिल्कुल
नाआशना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, इसमें अब जो सूरत-हाल बन रही है, इसमें यूएन का भी कोई रोल है जो कि हमेशा से चुप रह जाती है और ख़ास तौर पे इस तरह के मौके पे तो वो सिर्फ़ एक स्टेटमेंट दे के खुश हो जाते हैं। क्या अब यूएन जो है अपना रोल प्ले करेगी कि कहीं ये अगर स्पाइरल करती है वॉर और आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, तो ये तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम खुदा ना ख़ास्ता बढ़ सकते हैं? तो सना साहब, यूनाइटेड नेशंस के भी तो हाथ पैर बंधे हुए हैं। अभी आपने हुँ, देखा कि सलामती कौंसिल में 14 ममालिक ने एक करारदाद की हिमायत की थी, जी हाँ। जिसके तहत गज़ा में जंगबंदी हो जानी चाहिए थी और जो इंसान के बुनियादी ज़रूरतों का सामान है वो उसकी तरसील जारी हो जानी चाहिए थी। लेकिन अमेरिका ने अपना वीटो पौने 2 बरस में 5वीं बार इस्तेमाल किया, इजराइल की हिमायत में, इजराइल की पर्दापोशी में, इजराइल की जारहियत की हिमायत में। तो अक़वाम मुत्तहिदा तो सिर्फ एक नाम का इदारा रह गया है, वरना वो जो उसकी तासीस का जो मकसद था, उसके बनाने के जो रूह थी कि दुनिया में ये एक इदारा ऐसा होगा कि जो हर जगह अमन और सलामती को यकीनी बनाएगा, तो वो तो 5 ताकतों के हाथ में जो वीटो पावर है, तो कोई ना कोई ताकत अपना वीटो का हक इस्तेमाल करती है और अक़वाम मुत्तहिदा को कोई कार्रवाई करने नहीं देती। एब्सोल्युटली, ये बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। और अब इसमें सूरत-हाल ये है कि जो मुस्लिम उम्मा है वो तो ज़ाहिर है कि वैसे ही आपने जैसे फरमाया कि उसकी तो कोई एग्ज़िस्टेंस ही वो नहीं तो है। उज़्व मुअत्तल है कसाना साहब, ओए उज़्व होए! मुअत्तल है। उज़्व मुअत्तल है और उसका कोई रोल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो चाहेंगे ये इस तरह के रिज़ल्ट्स लेने की कोशिश करेंगे। और ईरान में ज़ाहिर है कि इनका जो मेजर जो टारगेट है वो यही है कि जो वहाँ पे जो रिजीम है उसको भी चेंज किया जाए, जिस तरह पाकिस्तान में ये कर चुके हैं। क्योंकि उस रिजीम के साथ इनको सही मानों में प्रॉब्लम तो उसी के साथ है ना, इनको बाकी ईरान के साथ तो उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, जो हाँ, कि वो इनको डिफायंट एटीट्यूड के साथ इनको हमेशा से डिफाई करती आ रही है। डू हुँ। यू सी दिस हैपनिंग? देखिए, अब उस पर है मुनहसर है कि ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई किस नौइयत की करता है और इस अमल में वो इज़राइल को कितना नुकसान पहुंचा सकता है ना? हुँ, इज़राइल के लिए अगर नुकसान की सतह बढ़ा दी जाए, उसकी छत ऊंची कर दी जाए, तो फिर ये मुमकिन है कि इज़राइली अवाम जो नेतन्याहू से वैसे ही बेजार हैं, जी इसलिए हाँ, कि नेतन्याहू तो अपनी ज़ाती इक़्तिदार के लिए गज़ा की जंग बंद नहीं कर रहा, इसलिए कि नहीं उसको कर मालूम है कि उसके खिलाफ जो करप्शन के जो मुकदमात हैं, जो ज़ेर समाअत हैं, इल्तवा में हैं, वो उनमें किसी भी मुकदमे में उसको सज़ा हो सकती है। तो ये शख्स तो अ, जंग जंग का सबसे बड़ा पैरोकार है कसाना साहब। वो जो हमारे यहाँ तसव्वुर है दज्जाल का, जी तो हाँ। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि दज्जाल नेतन्याहू जैसा ही हो सकता है। हाँ। बहरहाल जी, ये ईरान की तरफ से जो अटैक हुआ है, ये उसकी तस्वीर हम देख रहे हैं। ईरान ने भी मिसाइल अटैक किया है और उसका नुकसान कितना हुआ है ये तो बाद में पता चलेगा। और क्या जो आयरन डोम है वो कितने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये भी पता चलेगा। ईरान के मिसाइल को रोकने के लिए नहीं। जी हाँ, तो ये देखेंगे। सूरत-हाल तो जो है ये काफ़ी सीरियस है और इसका तज़िया भी हम करते रहेंगे। लेकिन एक और अफ़सोसनाक जो ख़बर कल आई थी वो इंडिया के तैयारे के हवाले से, वो भी बहुत ही अफ़सोसनाक थी। गौरी साहब, वो भी आपने विजुअल्स देखे होंगे। उसके ऊपर भी हम इज़हार अफ़सोस करते हैं इंडिया के साथ और इंडिया के अवाम के साथ, क्योंकि बहुत ही दुखी मनाज़िर थे और बहुत ही दिल जी, जो है वो ख़राब हुआ और आज जान का मज़ाक राना था। साहब हमारे दोस्तों का एक हल्का है जिसमें हम अ, म- मुस्तकिल बुनियादों पर अपने राय का इजहार करते रहते हैं। तो वहाँ कुछ दोस्तों ने कहा कि 2020 में जो कराची में पीआईए का जहाज गिरा था, जी हाँ। तो हादसे पर हिंदुत्वा के पुजारियों ने बाकायदा खुशी मनाई थी, बाकायदा हाँ, जश्न मनाया हाँ, था। हाँ, हाँ। तो हमें भी ये करना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, नहीं, हम हम नहीं कर सकते। मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने से पहले हम इंसान हैं। और एब्सोल्यूट जान का ज़िया जहाँ भी हो, जहाँ भी जाने हलाकत का शिकार हो,
تو اس سانحے پر، اس واقعے پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے. افسوس کرنا چاہیے اور افسوس کر رہے ہیں. انتہائی افسوس ہے کہ 240 جانیں ضائع ہو گئیں. اور لیکن دیکھیے وہ جو ڈریم لائنر جو بوئنگ کا تھا وہ تو اب اس کی تعبیر تو بہت بھیانک نکل رہی ہے. بہت زیادہ. چلیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آپ کا تجزیہ لیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ غوری صاحب. اور اللہ کرے کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے اس میں زیادہ نقصان نہ ہو اور اس کو فوری طور پہ روک دیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ فوری طور پہ اس کو روکا جائے، ورنہ یہ اسپائرل کر سکتی ہے اور یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے. بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے جلدی. جو حرکتیں اپنے ملک میں کر رہے ہیں، جو لاس اینجلس میں جو حرکتیں کر رہے ہیں، تو دیکھنے والی ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا دماغ کس طرف. چلیں اس کے اوپر انشاءاللہ تجزیہ کریں گے. بہت بہت شکریہ غوری صاحب. جلدی ملاقات ہوگی جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. انشاءاللہ.